आज मतलब ये बहुत बेसिक था जो हमने कल किया। ये छोटा सा एक डैशबोर्ड बनाया था जिसमें इतना कुछ तो समझ में आया कि एक्सेल क्या क्या कर सकता है, बट ये एक बहुत छोटी सी चीज़ थी। एक्सेल का एक बहुत ही मोस्ट यूज़फुल फार्मूला होता है वी लुकअप। मतलब वो एक तरीके से एक्सेल में 80% लोग अगर एक्सेल यूज़ करते हैं सिर्फ, तो वो सिर्फ वी लुकअप ही यूज़ करते होंगे, ऐसा होता है। जो अपनी लर्निंग को स्टार्ट करता है या जो अपनी जॉब को स्टार्ट करता है, तो वी लुकअप बेसिकली क्या होता है कि एक वर्टिकली लुकअप होता है कि हम किसी भी वैल्यू को सर्च कर रहे हैं किसी एक ऐसे डेटा सेट से जहाँ पर बहुत सारा डेटा है और हमारे पास उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है। लेट सपोज कि ये एक डेटा सेट है, ये एक पूरा डेटा सेट है और मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मंथ टू लुकिंग फॉर। मतलब मुझे फरवरी का डेटा चाहिए और कॉलम नंबर 4 पिक करना है। ध्यान से देखना आप लोग, ये एक डेटा सेट है जिसमें बहुत सारे जनवरी फरवरी मार्च के डेटा सेट दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। और किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मुझे ये 100 वाली जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। मतलब इस डेटा सेट में से फेब का डेटा होना चाहिए और कॉलम नंबर 4 का डेटा पिक होना चाहिए। मुझे वो वैल्यू देखनी है कि 4 नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है फेब के अगेंस्ट में। तो किसी भी सर्च करने के लिए अगर हमें कोई भी वैल्यू पुट करनी है तो उसके लिए हमें वी लुकअप यूज़ करना होता है। एक्सेल और भी आपको फार्मूले देता है जिसमें आप मैच यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स मैच यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन वी लुकअप जो होता है वो काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो सबको समझ में आना चाहिए, वी लुकअप सबको समझ में आना चाहिए। सम और सम इफ़, काउंट इफ़ तो फिर भी काफ़ी बेसिक हो जाते हैं। वी लुकअप का अपना एक रोल है, क्योंकि जब अभी मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करूँगा आगे सब जगह वी लुकअप मोस्टली यूज़ होने वाला है। मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, अपना माइक जब मैं कर रहा हूँ तो उस टाइम आप ऑफ़ कर दो, थोड़ा सही रहेगा। हाँ ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि वी लुकअप होता क्या है, पहले करता क्या है और कैसे होता है, इसके अंदर सब कुछ वर्क करता है। तो जब भी मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, लेट सपोज मैंने वी लुकअप लिखा, ये वी लुकअप है। अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले मैं आपको बताता हूँ फार्मूला के अंदर होता क्या है और फार्मूला वर्क कैसे करता है। ये बोलता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का सिंपल मीन है कि ऐसी कोई चीज़ जो आप ढूंढ रहे हो। सिंपल मीन है ऐसी कोई चीज़ जो आप ढूंढ रहे हो। टेबल एरे का मतलब होता है वो चीज़ आप किसी टेबल के अंदर ढूंढ रहे हैं। तो आपके पास एक नाम है, फैब्री एक नाम है, लेकिन वो किस डेटा सेट में है? मेरे इस डेटा सेट में है, जो यहाँ पर एक डेटा सेट दिया हुआ है इसके अंदर है। फिर वो बोलता है कि कॉलम इंडेक्स, आप बताइए कि वो कौन से कॉलम से सर्च करनी है। कोई कॉलम है आपको पता है जिसका कॉलम से उसको सर्च करना है? फिर आप बोलते हो हाँ मुझे पता है, तो आपने बोला वो 4 नंबर पे आती है, जो फैब का डेटा है वो 4 नंबर का डेटा मुझे पिक करना है। फिर उसने बोला रेंज ऑफ लुकअप, तो हमने रेंज बता दिया कि इस रेंज के अकॉर्डिंग ही वो लुकअप आना है। फिर जैसे आप लास्ट में लगाओगे तो ये एक क्वेश्चन और पूछता है ट्रू और फॉल्स। सिंपल है कि अगर आपको अप्रॉक्स मैच कराना है या एग्जैक्ट मैच कराना है। ज़्यादातर लोगों को एग्जैक्ट ही मैच कराना होता है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 1 से लेकर 100 तक का नंबर होता है, या 1 से लेकर 10 तक का नंबर है, जिसमें 1 है, 2 है, उसके बाद डायरेक्टली 2 से 4 को जंप कर रहा है। तो जब भी यार अप्रॉक्सीमेट यूज़ करते हो तो वो क्या बोलता है कि आपने जो नंबर सीरीज स्टार्ट करी है 2 से लेकर 4 तक जाने में, जो 3 मिस है वो 4 की नियरेस्ट वैल्यू है। इसका मतलब 3 अगर मिस है तो वो 4 की वैल्यू है, तो वो 4 को बोल देता है, क्योंकि वो अप्रॉक्स मैच कर रहा है, ना कि एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर एग्जैक्ट मैच कराओगे तो 3 के अगेंस्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो वो नल पॉपुलेट करेगा। बट अगर कोई वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट करा रहे हो, तो वो 4 की वैल्यू को आपको सामने रख देगा। एक सेकेंड ध्यान देगा। धीरज अपना माइक बंद करना आप, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे यहाँ तक। धीरज, या थैंक्स। ओके, सो लगाते हैं एक बार कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है? मैंने बोला मुझे फेब का डेटा चाहिए, फेब का डेटा चाहिए। मैं फेब का डेटा ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ? इस टेबल एरे में। मैंने इस टेबल एरे को पिक कर लिया। फिर उसने मुझे बोला कौन सी कॉलम में चाहिए? मैंने बोला 4 में चाहिए। फिर उसने देखो, अब ये 2 चीज़ें आ गई, अप्रॉक्स और एग्जैक्ट। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराना है, मतलब हमें फॉल्स लेना है। अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो ट्रू होगा, फॉल्स प्रेस करूँगा तो एग्जैक्ट होगा। तो मैं इसको जो है 0 प्रेस करके लिखता हूँ एक बार क्या होता है। 0 प्रेस किया मैंने, इसकी वैल्यू यहाँ पर 100 है। एग्जैक्टली फेब में 4th मंथ की वैल्यू 100 है।
मतलब इसका मीन ये हुआ कि जो यहाँ पर जो डेटा है, जो फेब डेटा है, फेब का डेटा मेरे पूरे इंडेक्स, पूरे जो टेबल है ये, इसके अंदर 4th रैंक पर कोई वैल्यू आ रही है तो वो है 100। सिंपल था, 100 है जो 4 नंबर पे। अगर मैं बोलता ठीक है ये तो आ गई, अब मुझे चाहिए कि मार्च की 6 नंबर की कॉलम की वैल्यू को लेना है। अब मुझे मार्च की 6 नंबर, मतलब मार्च मेरा पहला है और 6 मेरा दूसरा क्राइटेरिया है। क्या हुआ इसका मतलब कि मैं मार्च का डेटा ढूंढ रहा हूँ इस पूरे डेटा सेट में, जहाँ पर मुझे 6 नंबर की कॉलम को पुट करना है, वो मुझे देखना है। मैं इस फॉर्मूला को दोबारा लगा रहा हूँ। यहाँ पर वी लुकअप मैंने लिखा, लुकअप वैल्यू मुझे क्या ढूंढना है, मुझे मार्च ढूंढना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ कहीं पे मार्च लिख लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ प्रेस किया, यहाँ पे मैं मार्च लिखूँगा अभी, ठीक है। फिर उसने मुझे टेबल एरे, मैंने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा टेबल एरे है। फिर उसने मुझे बोला कॉलम इंडेक्स, मैंने बोला 6 नंबर का कॉलम आना चाहिए, 6। फिर उसने मुझसे बोला एग्जैक्ट मैच, मैंने 0 प्रेस किया और एंटर किया। अब एन ए आया, क्यों एन ए आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी मार्च नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे मार्च लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ मार्च लिखा, यहाँ 77 की वैल्यू आ चुकी है। सिंपल मीन है कि किसी भी वैल्यू को सर्च करना है एक बहुत बड़े डेटा सेट में, तो उस लिए वी लुकअप यूज़ होता है। ये एक बहुत माइनर सा एग्जांपल था जिससे आपको बस इतना समझ में आया कि वी लुकअप क्या कर सकता है। एक बहुत बड़े डेटा सेट पे चलते हैं और वहाँ से समझते हैं कि क्यों यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। ये एक लार्ज डेटा सेट है और इस लार्ज डेटा सेट में काफ़ी कुछ डेटा है, जो एक सेगमेंट्स है, कंट्री है, प्रोडक्ट है, उसका डिस्काउंट है, यूनिट सोल्ड है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, सेल्स प्राइस है, ग्रॉस वैल्यू है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब क्या होता है कि आप इतने बड़े डेटा सेट में काम नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डेटा सेट है। ये तो है नहीं कि आप यहाँ बैठ के एक एक डेटा को सर्च करते रहोगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पर एक चीज़ और है, वी लुकअप हमेशा यूनिक आइडेंटिफिकेशंस पे वर्क करता है। ऐसा नहीं कि किसी डुप्लीकेट पे लगाओगे, तो जब डुप्लीकेट वैल्यू पे वी लुकअप लगाते हैं तो वो हमेशा जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, लेट्स सपोज यहाँ जून लिखा हुआ है 3 टाइम्स, 3 टाइम जून है और जून के अगेंस्ट में तीनों वैल्यू अलग है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है वो जून के सामने अलग है। अगर मैं इस पर वी लुकअप लगाता हूँ, लेट्स सपोज जून का डेटा मुझे यहाँ से पिक करना है, तो वो अगर ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ नहीं है तो हमेशा वो यही वाली वैल्यू को देगा जो फर्स्ट रैंक पर पॉपुलेट हो रही है, ना कि उसकी तीनों वैल्यू को पुट करेगा। तो ये इंश्योर करना होता है कि वी लुकअप जहाँ लग रहा है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू है, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कॉलम है, जिसको हम एसक्यूएल के टर्म में प्राइमरी की बोलते हैं, या फिर फॉरेन की पे भी लगता है, बट प्राइमरी की जैसा ही कुछ होना चाहिए जिस पे मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू मैच होगा। ठीक है, अब एक बड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज ये तो डेटा सेट था और अब कुछ डेटा सेट्स ऐसा भी है जिसमें हमें कुछ चीज़ें मैच करनी है। अब लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ तो डुप्लीकेट है। लेट्स सपोज मैंने बोला कि यार डुप्लीकेट है, कुछ यूनिक ढूंढते हैं। पहले हमारा काम होता है वी लुकअप लगाने से पहले यूनिक सर्च करना। तो क्या यहाँ पे कुछ यूनिक दिख रहा है आपको? हर चीज़ यहाँ पर डुप्लीकेट ही हो रही है, तो यहाँ पर वी लुकअप लगाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ डुप्लीकेट हो रही है। लेकिन आप देखोगे तो अगर आप पहले कोई भी डेटा आता है तो हमें सर्च करना चाहिए कि क्या क्या उसमें हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट है तो मैं वी लुकअप यूज़ नहीं कर सकता। तो मान लो इस वाले सेट में डेटा नहीं लगता, इस वाले सेट में वी लुकअप मैं यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये डेटा सेट सिर्फ इतना ही होता, ये डेटा सेट को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि मैं वी लुकअप को समझा सकूँ। ये डेटा सेट सिर्फ इतना ही है और ये डेटा सेट है मेरे पास। कुछ एंट्री मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा समझ में आने के लिए। तो इस तरीके से मैंने कुछ एंट्रीज को डिलीट कर दिया। ओके, सो अब जो डेटा सेट है, अब देखो यहाँ पे कुछ यूनिकनेस मैंने क्रिएट करी है। वैसे हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ है। कनाडा, फ्रांस और जर्मनी की सारी वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट हो रही है। पर मेरे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था, वो एक अलग टाइप पे था। ये है फ्रांस लिखा हुआ है और फ्रांस के सामने मुझे डेटा सेट से उसका जो है यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट सोल्ड फ्रांस में हुई है मुझे वो जानना है। कितनी यूनिट सोल्ड फ्रांस में हुई है मुझे वो जानना है।
वो जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला लुकअप है, जो ये वाली वैल्यू है, मुझे उस डेटा सेट के सामने लेके आनी है जो मैंने अभी क्रिएट किया। मैंने लगाया वी लुकअप, मुझे कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, फ्रांस। लुकअप टेबल एरे, मेरा टेबल एरे इस बार क्या था, टेबल एरे मेरा ये पूरा टेबल एरे है। मैं पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन पूरा करने से अच्छा है कि मैं वहाँ से सेलेक्ट करूँ जहाँ से मुझे वैल्यू सर्च करनी है। तो मुझे वैल्यू सर्च करनी है कंट्री से, तो मैंने कंट्री से सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब इतने बड़े डेटा सेट्स में आप कैसे पता करोगे कि कौन से नंबर की वैल्यू को उठाना है। तो आप जैसे क्लिक करोगे ना, एक्सेल आपको बाय डिफ़ॉल्ट बताता है। देखो जब मैंने यहाँ लिखा तो लिख के आ रहा है 4 रोज़ 1 कॉलम। यहाँ पे मैंने किया 4 रोज़ 2 कॉलम, 4 रोज़ 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम। मुझे 4 रो में से 4 कॉलम ही चाहिए। मैंने 4 प्रेस किया, कॉमा 0 किया। तो देखो फ्रांस की वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट हो चुकी है, जो कि फ्रांस की वैल्यू 2178 एग्जैक्टली यहाँ पर भी है 2178। अगर मैं वहाँ पर फ्रांस की जगह कनाडा कर दूँगा तो कनाडा की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर कनाडा की वैल्यू ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, लेट सपोज मैं जर्मनी लिख देता हूँ वहाँ पे, तो जर्मनी की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम चीज़ थी, कोई चेंज नहीं किया हमने, बस हमने वी लुकअप के थ्रू उसकी वैल्यू को डाल दिया। अब जब भी मैं यहाँ कोई चेंज करूँगा वो वैल्यू उसके हिसाब से दे देगी। अगर मैं यहाँ XYZ लिख दूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि XYZ जो है वो मेरे डेटा सेट में अवेलेबल नहीं है। तो जो डेटा सेट में अवेलेबल था उसकी वैल्यू अगर मैं डालता हूँ, उसको पुट करता हूँ, तो उस जो भी लुकअप वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो पुश कर देगा उसको। मैं एक बार और बता रहा हूँ, वी लुकअप लगा रहा हूँ सेम। इस बार मैं यहाँ से ग्रॉस सेल्स उठाने जा रहा हूँ, ठीक है, ग्रॉस सेल्स उठाना चाह रहा हूँ। तो मैं सेम सिलेक्शन करूँगा और 3 4 5 6 7 पे गया, मैंने 7 प्रेस किया और 0 किया। अब एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है और XYZ तो वहाँ पे है नहीं, तो क्यों ना जो चीज़ वहाँ पे है उसी को पुट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जर्मनी लिखूँगा, जर्मनी का ग्रॉस सेल्स आ चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हमें परसेंटेज निकालनी है कि जो ग्रॉस सेल हुआ है, जो ग्रॉस सेल्स किया है उसमें यूनिट सोल्ड कितनी हुई थी। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट सोल्ड मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि कभी भी काउंट को हम रेवेन्यू से रिलेट नहीं कर सकते। ये भी याद रखना कि हम कहीं काउंट है और कहीं रेवेन्यू आ रहा है, तो उन दोनों को डिवाइड करके परसेंटेज वगैरह निकाल रहे हैं। सब याद रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये वी लुकअप का एग्जाम्पल था। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आस्क मी। ठीक है, और किसी का कोई है, मतलब किसी को और समझ में नहीं आया हो प्लीज़ बताते रहो, फिर मैं एक एक करके नाम लेके पूछूंगा अगर जब पूछना होगा तो। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ चलो अभी चेक करते हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँ एक साथ, ये वाला पूरा? ठीक है अभी करते हैं। पहले मैं वी लुकअप दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है। धीरज मैं समझ रहा हूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि काफ़ी लॉजिकल होता है थोड़ा सा, ये नहीं कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काउंट की तरह नहीं है कि काउंट में हमने एक वैल्यू सेलेक्ट करी, उसके अगेंस्ट में एक क्राइटेरिया डाला और काउंट हो गया। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक कंट्री का नेम है, ये एक तरीके से डेटाबेस है, ये एक तरीके से डेटाबेस है, और ये आपकी रिपोर्ट है। इस कंट्री नेम में आपने बोला मुझे कनाडा की वैल्यू जो है वो मिलनी चाहिए, यहाँ पे मेरा वी लुकअप लगना चाहिए। इस वाली कॉलम में वी लुकअप के थ्रू कनाडा का जो यूनिट सोल्ड हुई है वो आना चाहिए। तो सिंपल है, ये एक कंट्री है, ये एक यूनिट सोल्ड है। आपने एक रिपोर्ट बनाई है जो इस डेटा सेट पे डिपेंडेंट है, इस डेटा सेट पे डिपेंडेंट है। तो और कनाडा की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैंने बोला ठीक है मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, वी लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू तो मैं कनाडा को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ? टेबल एरे में ढूंढ रहा हूँ, इस टेबल एरे में ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने कॉमा किया, फिर मुझसे मैंने उसको बोला क्या मुझे चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा 4 नंबर पे है, जो चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ वो 4 नंबर पे आ रही है, कॉमा 4 हो गया। फिर उसने मुझसे बोला कि मैं ठीक है 0 प्रेस करना है एग्जैक्ट मैच कराने के लिए, तो हमने 0 प्रेस किया और 1618 आ चुका है। तो 1618 जो है वो कनाडा की वैल्यू है। कनाडा की जगह जो भी मैं प्रेस करूँगा, लेट सपोज मैंने जर्मनी यहाँ पेस्ट कर दिया,
तो वैल्यू अब जर्मनी की आएगी। तो ये एक ऑटोमेटिक फार्मूला वर्क करता है सब कुछ। इसमें आप देखोगे तो डिपेंड करता है कि आप सर्च क्या कर रहे हो। तो सिंपल फार्मूला है बिल्कुल। लुकअप वैल्यू का सेम मतलब है जो आप सर्च कर रहे हो। टेबल एरे का मतलब है जिस डेटा सेट से आप सर्च कर रहे हो। कॉलम इंडेक्स का मतलब है कौन से वैल्यू पे, कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू आ रही है जिसको आप सर्च कर रहे हो। सॉरी, स्क्रीन ऑफ नहीं हुई, किसी का मैसेज आता है तो जो लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं ना उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, धीरे समझ में आया अभी? जब डेटा सेट बड़ा होगा ना, हाँ अभी एक बड़ा पे मैं बता देता हूँ लगा के। इस पर मैं फोकस दे रहा हूँ क्योंकि ये समझ में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर क्या हम जब डेटा सेट को आइडेंटिफिकेशन ना दे कि वो कॉलम कहाँ से आ रहा है तब क्या होना चाहिए, चेक करते हैं। देखो मैंने पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया और अब मैंने बोला 4,0 NA दिया। NA उसने क्यों दिया? क्योंकि मेरा जो कॉलम इंडेक्स स्टार्ट नंबर है वो उस नंबर से मैच नहीं कर रहा जहाँ पर जर्मनी लिखा है। अगर मैं इसकी जगह पर कोई और वैल्यू पुट कर दूँ जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज मैंने, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि ये जो आप सर्च कर रहे हो वो कहाँ से सर्च करना है। मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था स्टार्टिंग में। देखो लुकअप वैल्यू क्या सर्च कर रहे हो, वो लुकअप वैल्यू किस टेबल से आ रही है, तो वो पूरे टेबल से नहीं आ रही है क्योंकि वो तो इस यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। उसका टेबल तो अपना क्रिएशन कर रहा है, पीछे से तो कर नहीं रहा है। यहाँ से करता है तो मैं बोलता कि हाँ पूरा ले लो, लेकिन मैं तो कंट्री को सर्च कर रहा हूँ ना। अगर मैं सेगमेंट्स को सर्च कर रहा होता तब मैं पूरा ले सकता था, लेकिन मैं कंट्री को सर्च कर रहा हूँ। कंट्री का डेटा सेट्स B कॉलम से स्टार्ट होता है ना कि A कॉलम से। इसलिए हमें जहाँ से डेटा सेट स्टार्ट हो रहा है उसी को अगर हम लेकर रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो डेटा करेक्ट आता है। ठीक है, किसी को और डाउट हो? हाँ, किसी को और डाउट हो VLOOKUP में? सबको समझ में आ गया? मैं पूछ सकता हूँ किसी को जिसको समझ में नहीं आया हो? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब उसी पर आते हैं। अब हमने क्वेश्चन समझ लिया है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन समझ लिया है। अब क्या है कि अब हम समझते हैं कि एक बड़े डेटा सेट पे कैसे काम होता है। जैसे ये एक बड़ा डेटा सेट है, कल का सब कुछ हटा देते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये इस वाली टेबल को ही काम करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इस पे काम नहीं कर सकता क्योंकि काउंट बेस पे बना हुआ है। क्यों ना मैं कुछ डेट्स पिक करता हूँ यहाँ से। ये डेट्स हैं, ये एक बड़ा डेटा सेट है और इस डेट पे कितनी वैल्यू सेल हुई है मुझे वो जानना है। इस डेट पे कितनी वैल्यू, जो यहाँ पर पेंसिल्स के काउंट आ रहे हैं, तो हर दिन पे यूनिट्स कितनी सेल करी है मैंने वो जानना है इन डेट्स पे। तो मैं VLOOKUP लगाता हूँ। लेट्स सपोज इतनी सारी डेट पे एक साथ VLOOKUP लगाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले मैं एक एक करके लगा रहा था, अब मैं एक साथ लगाता हूँ। VLOOKUP मैंने सेलेक्ट किया इसको, कॉलम 5,0 56 इतना, देखो यहाँ पर 56 आ रहा है इस डेट पर। फिर मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक, तो फार्मूला ऑटोमेटिक ड्रैग होगा पर हर एक डेट्स पे कितनी कितनी वैल्यू मैंने सेल्स करी है वो आ गया आपका। इस डेट पे मैंने 56 की थी काउंट वाइज, ये मैंने 60 करी थी। इस डेट पे मैंने 75 की थी, इस डेट पे मैंने 90 की थी। अगर लेट सपोज मैं इस डेट को चेंज कर देता हूँ और कोई और डेट पिक कर लेता हूँ यहाँ से 3 और उसको पेस्ट करूँगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रही है उसकी रेफरेंसिंग के हिसाब से। तो जितने रेफरेंस हमने जो क्रिएट किया था, रेफरेंस का मतलब होता है कि जो फॉर्मूला है वो जिस पे एप्लीकेबल है, जिस सेल्स पे एप्लीकेबल है, अगर उसके साथ वो जॉइन कंडीशन में है तो वो उसके रेफरेंस में है। अगर मैं यहाँ पे कट पेस्ट की जगह, अगर यहाँ कॉपी पेस्ट की जगह कुछ कट करता हूँ तो कई बार हमें प्रॉब्लम वो क्रिएट करके दे देता है। देखो मैंने यहाँ पर अब कॉपी नहीं किया, अब मैंने वैल्यू को कट करके पेस्ट किया तो क्या हुआ, क्योंकि जो ये फार्मूला लगा था ये एक रिलेटिव रेफरेंस पे लगा हुआ था। वो उसको पता था कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो चेंजेबल तो है लेकिन न्यू क्रिएशंस में नहीं है। न्यू क्रिएशंस का मतलब होता है कि कोई कट करके पेस्ट लाएगा तो एक नया सेल क्रिएट कर रहा है, ना कि किसी पुरानी सेल्स पे अपना डेटा ओवरराइट कर रहा है। तो मैंने यहाँ जब कट और पेस्ट किया
तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो फार्मूला फेल हो गया क्योंकि उसको उसका रिलेटिव रेफरेंस मैच नहीं कर पाया। नया रेफरेंस क्रिएट हुआ और इस नए रेफरेंस पे फार्मूला नहीं लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे डेटा नहीं मिला आपको। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो जब लास्ट डेटा सेट होगा तो सेम ऐसी कंडीशन होंगी, कुछ डेट्स होंगी आपके पास, कुछ नेम्स होंगे आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे, और वो उसकी डेटा को पॉपुलेट करता रहेगा। तो इस तरीके से लास्ट डेटा सेट था, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। जब अभी एंड में जब एक 15 मिनट का सेशन में जिसमें हम कुछ सीखते हैं, एक्स्ट्रा सीखते हैं, मतलब कोई डैशबोर्ड टाइप का बनाते हैं, वहाँ पे मैं इसका एक और लॉजिकल आंसर दूंगा आपको किस तरीके से VLOOKUP जो है वो वर्क करता है बड़े डेटा सेट्स पे। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। VLOOKUP समझने के जस्ट बाद एक बड़ी चीज़ और भी है सीखने के लिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जिसको आती होगी वो अच्छी बात है। तो पूरा एक्सेल में फॉर्मूले एक तरफ होते हैं और पिवट टेबल एक तरफ होती है। पिवट टेबल का सिंपल मतलब है एक ऐसी टेबल, एक बड़े टेबल से एक ऐसी स्मॉल टेबल क्रिएट करनी है जो मेरे अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो, जो मेरे अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो, जो मैं चाहता हूँ वो दिखना चाहिए, जो मैं नहीं चाहता वो नहीं दिखना चाहिए। तो एक पिवट टेबल लगाएंगे जो इस पूरे डेटा सोर्स पे लगानी है। ये जो डेटा सोर्स है, ये जो डेटा पूरा जो बना रखा है हमने, इसके ऊपर एक डेटा सोर्स है। तो उसको लगाने के लिए आपके पास क्वेश्चंस क्लियर ही होने चाहिए कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे इस टेबल से निकालना है। थोड़ा सा डीप में चलते हैं और लेट सपोज ये जो डेटा है ये आपकी अर्निंग करता है हर एक सेगमेंट के वाइज, या ऐसा समझ लो हर कंट्री की एक अर्निंग है कि उसने कितना पैसा कहाँ कहाँ से किस किस सेगमेंट के थ्रू कमाया है। अब इतने बड़े डेटा सेट्स में लगाना मुश्किल है, या फिर जो मैंने कल आपको पढ़ाया था काउंट इफ़ और काउंट इफ्स, वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो बहुत टाइम लगाना पड़ेगा और हर एक कॉलम के लिए लगाने के लिए आपको टाइम लगेगा। इसलिए सारी चीज़ें करने से अच्छा है कि मैं एक ऐसी टेबल बना लूँ जहाँ पर ये पूरी टेबल एक रॉ फॉर्मेट से एक डिज़ाइन टेबल में कन्वर्ट हो, और डिज़ाइन टेबल में जब कन्वर्ट हो जाएगी तब वहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएगी। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना कैसे मैं लगा रहा हूँ, और ये एक अच्छा क्वेश्चन और एक अच्छा तरीका है इन सब चीज़ों को सॉल्व करने का। तो मेरे पास मुझे क्या चाहिए, हर कंट्री ने हर ईयर पर कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। लेट्स सपोज आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो ये कंट्रीज़ हैं इनका एक तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक रेवेन्यू बनाया गया था। वो रेवेन्यू यहाँ पर दे रखा है, समझ लो प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर कि हर कंपनी ने किसी प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो भी प्रॉफिट वाला, या फिर प्रॉफिट के साथ कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो यहाँ पे दे रखा है। तो मुझे ये समझना है कि एक हर साल पर हर ईयर पे कितना कितना हर साल रेवेन्यू आया है। अब ये निकालने के लिए मुझे बहुत सिंपल तरीका है, मैं एक पिवट टेबल लगाऊंगा। पिवट टेबल का ऑप्शन आपको इंसर्ट वाले बार में मिलता है। इंसर्ट बार में जस्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका पिवट टेबल है। ये पूरा सेक्शन जो है वो पिवट टेबल का है। मैंने एक पिवट टेबल पे क्लिक किया। जैसे मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जो मुझे रिकमेंडेशन देना शुरू करती है। पहला क्या काम होता है, टेबल रेंज। वो मुझसे बोलता है किस टेबल पर आप पिवट टेबल लगाना चाहते हो। मैंने बोला जो टेबल आपने सेलेक्ट करी है फिनेंशियल की उसी पे लगाना है। मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपको कितना सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक ये टेबल था और मैंने इसको शिफ्ट और कंट्रोल के साथ एंड में गया और पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। आप देखो 1 से लेके 701 तक का पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। ओके, फिर उसने मुझे बोला यूज़ एक्सटर्नल डेटा सोर्स। मैंने कहा नहीं, मेरे पास जो डेटा है उसी पे काम करना है। चूज़ वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट बी प्लेस्ड। पिवट टेबल 2 ऑप्शन देता है, या तो अगर ये टेबल आप इसी शीट पे जहाँ काम कर रहे हो उसी पे लगा लो, या फिर किसी ऐसे डेटा सेट्स पे लगा लो, किसी ऐसे न्यू कॉलम पे लगा लो जिस पे आपको यूज़ करना है। तो मैंने उसको बोला, एक बार मैं दोबारा डेटा सेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा अनसेलेक्ट हो गया, तो मैं एक बार दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला ठीक है एक नया शीट क्रिएट करो, वहाँ पे लगाते हैं। न्यू वर्कशीट क्रिएट होगी और वहाँ पे पिवट टेबल लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो अब पिवट टेबल ने आपको ऑप्शन देना शुरू कर दिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ये आपके वो सारे कॉलम्स हैं, वो सारे कॉलम्स के हेडर्स नेम है जो यहाँ पर इस सीट में दिखाई दे रहे हैं। जो ये सीट है आपके पास, इसमें जितने भी कॉलम्स नेम हैं
उसमें जितने भी नाम आ रहे हैं, जैसे ये कंट्री है, प्रोडक्ट है, डिस्काउंट है, यूनिट सोल्ड है, मैन्युफैक्चर्ड है, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये इनके हेडर्स हैं और यही आपको यहाँ पर पिवट टेबल में ऑप्शन के तौर में दिखते हैं। सेगमेंट्स, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट। अब मुझे क्या करना है, ये एक ऑप्शन आ गया है, ये 4 टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है फ़िल्टर, जो मैंने आपको कल बताया था। कॉलम्स आपको समझ में आते हैं, जो भी मैं इस तरीके से अरेंज करूँगा हॉरिजेंटली वो आपके कॉलम में जाएंगे और रोज़ में इस तरीके से डेटा पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। और वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, काउंट, सम, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मीडियन, मोड, वो सारे के सारे वैल्यूज़ में जाएंगे। तो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो सारे वैल्यूज़ में जाएंगे। रोज़ में वो जाएगा जिसको आपको कैलकुलेट करना है, जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है, और कॉलम में वो जाएगा जिसके थ्रू आपको डेटा पॉपुलेट करनी है। डेटा क्या होता है, डेटा हमेशा 2 फॉर्म में होता है, कॉलम वर्सेस रोज़। एक कॉलम होता है, एक रोज़ होता है। जो कॉलम और रोज़ के कॉम्बिनेशंस को, जो रोज़ होती है, कॉलम्स होती है, उसको हम टुपल भी बोलते हैं। जब टुपल का मतलब होता है जब उसकी वैल्यू उससे अलाइन हो जाती है तो वो टुपल कहलाती है। तो अब वही हम चीज़ करेंगे यहाँ पर। अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये क्या है, एक रोज़ है, एक कॉलम, सॉरी एक यहाँ पे जो कॉलम्स में डेटा है, फिर रोज़ में डेटा है। जो रोज़ उसके साथ अलाइन हो रही है वो एक तरीके से टुपल कहला रही है, क्योंकि वो इसके साथ ही अलाइन है। ये जो 168 की वैल्यू है वो यूनिट सोल्ड से अलाइन है कॉलम में, और रोज़ में वो अलाइन है कनाडा के साथ, नन के साथ और इनके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि मैं हर कंट्री का प्रॉफिट रेवेन्यू लेना चाहता हूँ, तो मुझे हर कंट्री चेक करनी है। तो कंट्री मेरी जाएगी रोज़ में, कंट्री मेरी रोज़ में चली गई। अब सारी कंट्रीज़ के नेम यहाँ पर देखो आ चुके हैं, सारे वो हैं जो ऑन है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मुझे प्रॉफिट चाहिए था, तो मैं प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, कोई आंसर देगा मुझे? हाँ, प्रॉफिट वैल्यूज़ में जाएगा। हाँ ठीक, प्रॉफिट को मैंने वैल्यूज़ में डाल दिया। प्रॉफिट मेरा अब कहाँ पर है, वैल्यूज़ में है। तो जो प्रॉफिट था वो सम ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसने क्या किया, ग्रुपिंग करना शुरू किया। कनाडा देखो आप, मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ कैसे हो रहा है। जो यहाँ पे कनाडा है, कनाडा पे फिल्टर लगाते हैं और सिलेक्ट करते हैं। ये कनाडा का डेटा है, बहुत बड़ा डेटा सेट है। यहाँ पर कनाडा का डेटा सेट बहुत बड़ा है। अब उसने क्या किया, सबसे पहले कनाडा को ग्रुप किया, कनाडा को 1 वैल्यू असाइन करी और उस पर उसने इस पूरी वैल्यू का सम कर दिया, इस पूरी वैल्यू का सम कर दिया। तो 35292289 सबसे नीचे आप देखो ये बता रहा है 352289। यही वैल्यू आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आ रही होगी 352289 फर्स्ट वाले कॉलम में। तो पहले उसने उसको ग्रुप किया, ग्रुप करके उसका सम क्रिएट कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन था कि ये तो ठीक है, लेकिन इस पर मुझे ईयर भी देखना था। तो ईयर को हम डालेंगे कॉलम में। हाँ, तो ईयर जैसे हम कॉलम में प्रेस करेंगे, या जिसको आता है वो बीच में ना बोले प्लीज़, जिसको नहीं आता उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 2013 एंड 14 जो है वो आपके डिवाइड में आ चुका है, और 13 और 14 पे उसकी वैल्यू पॉपुलेट हो चुकी है। मतलब कनाडा ने जो टोटल वैल्यू जनरेट करी थी वो 2013 में इतनी थी, 2014 में इतनी थी प्रॉफिट में, और टोटल जो उसकी रेवेन्यू जनरेट हुआ था प्रॉफिट का वो इतना था। तो इस तरीके से ये टेबल बन गई, एक समराइज टेबल बन गई मेरे मेन डेटा सेट पे। तो ये पूरा डेटा सेट था, उस पर ये समराइज सीट है, ये एक समराइज सीट थी जिस पे मैंने डेटा सेट बना दिया। अब लेट्स सपोज किसी ने बोला यार मुझे ना कुछ नेम इसमें से हटाने हैं, मुझे कनाडा का डेटा नहीं देखना है, मुझे सिर्फ फ्रांस और मैक्सिको का डेटा कंपेयर करना है। तो सर ठीक है, हम यहाँ फ़िल्टर में जाएंगे, ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है सब, फिल्टर में क्रिएट करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे कनाडा हटाएंगे, हम सिर्फ फ्रांस और मैक्सिको का डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखो सिर्फ 2 ही डेटा सेट्स आ रहे हैं, मैक्सिको और फ्रांस। मैक्सिको और फ्रांस का ही डेटा सेट यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है, और किसी का डेटा सेट यहाँ पर पॉपुलेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो पिवट टेबल्स के ऑप्शंस हैं वो मिलते हैं। अब किसी ने मुझे बोला कि यार प्रॉफिट जो हुआ है उसका शेयर बताओ, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें शेयर कितना है 2013 का एंड 2014 का। ये 2 वैल्यूज़ हैं, टोटल मैंने इतने पैसे कमाए हैं, क्यों ना मुझे इनको शेयर बता देना चाहिए। शेयर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं बिल्कुल सिमिलर तरीका बताता हूँ जो हमें समझ में आना चाहिए। ज़्यादातर पहले हम लॉजिकली आंसर समझते हैं, उसके बाद जो ऑप्शंस एक्सेल देगा उसको समझेंगे। तो 2013 का परसेंटेज निकालना है, 2014 का परसेंटेज निकालना है, और टोटल रेवेन्यू मैंने इतना सेल किया है।
लेट सपोज ये डेटा जो है वो किसी एक ऐसी कंपनी का है, जैसे ऑडी का है, या किसी भी एक ऐसी कंपनी का है जिसने इन शहरों में अपने इतने प्रॉफिट्स कमाए थे, ये प्रॉफिट्स है, ये प्रॉफिट्स है। मुझे सिर्फ चेक करना है कि ये जो प्रॉफिट है वो हर साल किस 2 साल का डेटा है तो कितना प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट में गया है। इस वाले सेल में मैं एक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इक्वल परसेंटेज निकालने का सिंपल फार्मूला है, जितना पैसे मैंने कमाए हैं हर साल में और जितना मैंने टोटल आज तक कमाया है उससे डिवाइड कर दूंगा, परसेंटेज निकल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं तो ये क्या करता है कि गेट पिवट डेटा ले लेता है। गेट पिवट डेटा पे वो कंडीशन लगाना शुरू कर देता है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पिवट डेटा पे वो लगेगा और पिवट डेटा गलती से आपने रिमूव किया या कुछ भी चेंज किया तो वो उसके साथ साथ रिमूव हो जाएगा या वो वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी कभी भी कंडीशन में जब पिवट पे परसेंटेज लगानी है तो सिंपल ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है, बी कॉलम के 5 नंबर रो में आ रही है, तो मैं लिखूँगा B5। देखो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करनी है, डी कॉलम के 5 नंबर से, मैं लिख दूँगा D5। 22% है, 22% जो वैल्यू है वो मेरी, अब मैं इसको ट्रैक कर देता हूँ नीचे तक। तो आप देखो कनाडा में 2013 में जो वैल्यू आई थी वो 23% थी, 2013 में फ्रांस में जो आई थी वो 21% थी। इस तरीके से ये परसेंटेज में डिवाइड हुआ। अब मुझे एक फॉर्मूला यहाँ पे और लगाना है 2014 निकालने के लिए। क्यों ना यार वो 2014 में फॉर्मूला लगाए बिना ही इसको ड्रैग कर दूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब देखो जैसे मैंने ड्रैग किया वो वैल्यू गलत आई। गलत क्यों आई मैं आपको बताता हूँ। गलत इसलिए आई क्योंकि उसकी रिलेटिव रेफरेंस जो मैं आपको अभी समझा रहा था उसमें प्रॉब्लम हुई। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब है परसेंटेज डिवाइड गलत कॉलम से हो रहा है। कॉलम डिवाइड होना चाहिए था 2014 से 2014 वाले डेटा से ग्रांड टोटल को, पर हुआ क्या, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस था वो एक आगे चला गया, मतलब एक आगे जाके मूव हो गया। तो C5 जो था वो आगे मूव कर चुका है, जो नहीं होना चाहिए था। अब हमें समझ में आना चाहिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब होता है एक किसी भी कॉलम्स को, किसी भी सेल्स को हम फिक्स कर देते हैं। अगर वो मूव भी होगी तो उसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हमेशा सेम रहेगी। तो मैंने बोला यहाँ पर सेम क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, वो तो एक ही है। डिवाइड चेंज होना चाहिए, B से C तो मूव होना चाहिए, लेकिन D5 से E5 नहीं होना चाहिए। D5 हमेशा सेम ही होना चाहिए। रिलेटिव रेफरेंस में ही फॉर्मूला लगना चाहिए, उसके बाहर नहीं लगना चाहिए। तो मैं D5 को यहाँ पर क्या करूँगा, फिक्स्ड करूँगा। फिक्स्ड करने के लिए का मतलब होता है मैं इसके आगे डॉलर के साइन लगाऊंगा। सिंगल डॉलर, डबल डॉलर, इस टाइप से साइन लगते हैं। अगर मैंने डबल डॉलर लगा दिया, मैं इसकी एक क्लास लूँगा रेफरेंसिंग की, तो थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। डबल डॉलर का मतलब है कि मैं D के सामने एक डॉलर लिख दूँ और D के बाद एक डॉलर लिख दूँ। इसका मतलब हो गया, हाँ, तो ये कॉलम यहाँ पर अब फिक्स हो जाएगा। अब D5 मूव नहीं होने वाला है। B5 तो मूव होगा, लेकिन D5 अब मूव नहीं होने वाला है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अब यहाँ पर रिपीट करता हूँ तो 77 आती है। इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूँ तो कम्प्लीटली आती है। यहाँ पे थोड़ा गलत आ रहा है क्योंकि अभी मैं फिर समझाऊंगा आपको क्या हुआ। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि ये फिर से गलत है। हमने मूव तो कर दिया, लेकिन वो सिर्फ क्या किया, हमने D5 पे 2 बार परसेंटेज लगाया है। मतलब क्या हो रहा है कि D5 ही अब फिक्स्ड हो गया। अब फॉर्मूला अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो सारे नंबर गलत आ रहे हैं। अब क्यों गलत आ रहे हैं, क्योंकि D5 तो एकदम फिक्स्ड है। अब हो क्या रहा है कि B का जो फ्रांस का डेटा 2013 का है वो डायरेक्टली D5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि उसको डिवाइड होना था D के 6 कॉलम से। पर मैंने तो D5 के कॉलम को फिक्स कर दिया है, जहाँ भी लेके जाऊँगा वो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो फिक्स्ड की अपनी कुछ कंडीशन होती हैं। फिक्स्ड भी लगाने के लिए आपको ये समझना पड़ता है कि फिक्स्ड कैसे लगाना है। अगर मैं फिक्स्ड में इस तरीके से फिक्स लगाता तो क्या होगा, मतलब एक ही डॉलर लगाया मैंने। अब क्या हो रहा है, अभी भी वैल्यू फिक्स्ड है, क्योंकि अब वो कॉलम के रेफरेंसिंग में चेंज हो जाएगी, लेकिन गलत रेफरेंस चेंज होगा। तो अगर मैं डॉलर को सीधे आगे लगाता तो क्या होता, वो भी देख लेते हैं। दिस इज़ वर्किंग राइट नाउ। अब ये काम कर रहा है,
सिंगल सेलेक्शंस, मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी फिक्स्ड होगा जब उसका एक रिलेटिव रेफरेंस उसके इक्वल होगा। मतलब है D5 फिक्स तो है लेकिन वो सिर्फ 13 के साथ फिक्स्ड है और किसी के साथ फिक्स नहीं है। जब मैंने इसको नीचे प्रेस किया तो जो D6 किसके साथ फिक्स्ड है, B6 के साथ फिक्स्ड है और किसी के साथ फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से वो देखो हर एक डेटा फिक्स्ड है। और अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, परफेक्टली फाइन है। D5 अभी भी फिक्स्ड है और वो उस किसके साथ फिक्स्ड है, C5 के साथ फिक्स्ड है। अब इसको ड्रैग कर देते हैं। अब ये बिल्कुल सही नंबर आया। अगर मैं इसको प्लस कर दूं दोनों को, दिस और दिस, तो 100% आना चाहिए। इसका मतलब था ये रेवेन्यू शेयर में 2013 में हमने इतना पैसे कमाया और 2014 में हमने इतना प्रॉफिट किया। मतलब हमारा प्रॉफिट 2014 में ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा है, अराउंड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है, 30 टाइम्स। तो इस टाइप से ये जो है वैल्यू हमारी इतना इम्प्रूवमेंट कर चुकी है 2013 से 2014 में। तो ये था रिलेटिव रेफरेंस, मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से वर्क करता है। तो पिवट टेबल्स में ये बहुत अच्छा था कि इतनी बड़ी टेबल से मैंने थोड़े से टाइम में एक अच्छा सा डेटा निकाल लिया, जिसमें मुझे ये मालूम चल गया कितना रेवेन्यू मेरा इन सब चीज़ों में आया है, कितना प्रॉफिट मैंने कमाया है। ये एक तरीके से मेरी टेबल बन गई जो शॉर्ट ऑफ इसका पार्ट है, सबसेट है। अब मुझे बताओ किसी को पिवट टेबल में बहुत ही लोगों के क्वेश्चंस होने चाहिए, आई गेस। टेल मी एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। जिसको आता है वो कृपया ना ही पूछे तो अच्छा है, जिसको नहीं आता वो पूछे तो बहुत अच्छा है। एनीवन हैव एनी आंसर क्वेश्चन? ठीक है, तो देखो मैं ये हटा रहा हूँ इसको बाद में। 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए जिस कॉलम पे क्वेश्चन, मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको अपना क्वेश्चन ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है और आप बैठ के ड्रैग एंड ड्रॉप खेल रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी कोई डेटा आपके सामने आए तो आपको चेक एंड बैलेंसेस पता होना चाहिए कि मुझे इस डेटा पर करना क्या है। ये नहीं कि डेटा आ गया और आपने बैठ के उसका यूज़ कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं किस डेटा सेट पे ये क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि जो ये वाले नेम हैं, जो यहाँ पे आपको नेम दिख रहे हैं ये इस साइड में, ये हेडर में क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेटा को बनाने के लिए, डेटा को समझने के लिए वही चीज़ हेडर में जा सकती है जो उसके रिलेटिव में है। प्रॉफिट हेडर हो सकता है, प्रॉफिट अगर कॉलम होगा, प्रॉफिट अगर रोज़ में आ रहा होगा, लेट सपोज यहाँ प्रॉफिट लिखा होता और मिड मार्केट यहाँ पर लिखा होता, तो क्या सही होता? नहीं होता, क्योंकि मिड मार्केट डुप्लीकेट वैल्यू है और तमाम की अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो किस एंड में जाकर कहाँ तक पेस्ट होगी। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन में कौन सी चीज़ कहाँ पर पुट होनी है। मुझे जब मैंने पिवट लगाया तो मुझे पता होना चाहिए था कि जो मैं सिटी कंट्री लगा रहा हूँ उसकी वैल्यूज़ कम है, उसको मैं रोज़ में पुट कर देता हूँ। मतलब मेरा सिंपल कहना है कि अगर कोई भी वैल्यू है जो डेटा सेट में बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर ये जो कंट्री का जो नेम है ये 1 लाख होता या 3 लाख होता तो क्या मैं इसको कॉलम बना सकता था? नहीं बना सकता। अगर मैं कॉलम में इसको डाल दूँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम में अगर मैं इसको भी डालूँगा तो डेटा कम है, डेटा सेट कम है और अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जो कॉलम कंट्री का नेम 1 लाख हो जाए लेट सपोज, तो ये पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा और आप डेटा रीड नहीं कर सकते, फिर आपकी रीडिंग पावर बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसलिए मैंने समझा कि मैं कंट्री को रोज़ रखता हूँ, क्योंकि आप यहाँ भी देखो वो चीज़ रोज़ में रखी हुई है जो चीज़ मल्टीपल टाइम आ रही है, और जो चीज़ 1 टाइम आती है लेट सपोज हेडर, तो वो आपके कॉलम में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कॉलम हेडर में है और हेडर कॉलम में, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ जहाँ पे फिक्स्ड हो सकती है, जो चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग में सही हो सकती है, आप उसी चीज़ को वहाँ पर रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रखने का मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ। आप देखो ये समझना इजी है, कनाडा ने 2014 में और 2013 में कितने प्रॉफिट कमाए। इसको इंटरचेंज कर देते हैं, और अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, यहाँ पे इसको रखता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ, अब समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कनाडा ने, क्योंकि कनाडा के साथ फ्रांस भी आ रहा है। अगर आप किसी भी हेडर्स को रीड करते हो, आप अगर इस तरीके से डेटा रीड करते हो, कंट्री के साथ प्रोडक्ट क्या था, उसके साथ डिस्काउंट क्या था, यूनिट सोल्ड क्या था,
ये इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि यूनिक आइडेंटिफायर के साथ चल रहा है। पर अगर आप ऐसे रीड करना शुरू करो, कनाडा, फिर कनाडा के बाद जर्मनी आ गया, फिर आप कंफ्यूज हो गया कनाडा ने कितने पैसे कमाए, जर्मनी के बाद मेक्सिको आ गया, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू रोज़ में जाएगी, कौन सी वैल्यू कॉलम में जाएगी, कौन सी वैल्यू कहाँ पर पुट होगी। तो ये एक तरीके से आपको ही पता होना चाहिए इस चीज़ में कि क्वेश्चन क्या मांगा है, कौन सी चीज़ शॉर्ट है, कौन सी चीज़ लॉन्ग है, कौन सा डेटा सेट बड़ा है, कौन सा डेटा सेट छोटा है। ठीक है, ओके। अब देखो ये एक बहुत, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है आपको उससे। देख, दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको सीड सिलेक्शंस में क्या प्रॉब्लम होती है। लेट सपोज यहाँ पर एक कॉलम था, ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम नहीं हो, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर देते हैं हमें। ठीक है, ये कॉलम इंसर्ट हो गया और इसका नाम कुछ नहीं है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक नाम ले रहा है क्योंकि ये एक टेबल है। कोई भी डेटा सेट अगर मान लो यहाँ पर कोई नाम नहीं होता, मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूँ, इस वाले पे लेके चलता हूँ, और इसमें कोई नाम, इसमें बीच में एक डेटा सेट को क्रिएट करते हैं इंसर्ट। अब यहाँ पे डेटा नहीं है और मैंने कंट्रोल ए कर लिया। कंट्रोल ए का मतलब होता है पूरा डेटा सेट सेलेक्ट हो चुका है और मैंने यहाँ पर पिवट लगाई, उसको लेके चला गया। अब उसने मुझे एरर देना शुरू किया। वो बोलता है कि इसमें एक ऐसा कॉलम है जिसका हेडर मिस नहीं है, जिसका हेडर नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप ऐसे जब भी डेटा सेट पे लगाओगे, कंट्रोल ए करके लगाना अच्छी बात है। अगर आपको पता है तभी कंट्रोल ए यूज़ करो। आपको अगर ये पता है कि ये डेटा सेट इसमें कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तब आप कंट्रोल ए कर लो। नहीं तो अगर आप पिवट पे जाकर और पिवट पे जाने के बाद लगाओगे तो आप उतना डेटा सेलेक्ट कर सकते हो जितना आपको पता है। तो इसलिए कंट्रोल ए में कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल ए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कंट्रोल ए करो और सीधे सीधे पिवट पे चले जाओ और ओके कर दो, आपका पिवट लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेटा का अगर चेक एंड बैलेंसेस आपको पता है कि डेटा हर जगह आ रहा है, डेटा में कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, तो आप कंट्रोल ए यूज़ कर लो। लेकिन अगर डेटा में कोई भी इनकन्सिस्टेंसी आ रही है तो आपको उससे पहले उस इनकन्सिस्टेंसी को दूर करना होगा, देन कंट्रोल ए करके आपको यूज़ करना होगा। गॉट इट? हाँ बोलो। रो के बीच में सिंगल कॉलम मिसिंग डेटा का मतलब कि ये डेटा नहीं आ रहा है, लेट सपोज, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर मैं बताता हूँ क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर पहली बात तो हमें पता कर लेना चाहिए, अगर जो डेटा एनालिटिक्स क्या बोलती है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी NA वैल्यूज़ कितनी है। NA का मतलब है कि नॉन अवेलेबल वाली वैल्यू कितनी है, जीरो वैल्यू कितनी है, जीरो भी नहीं, नल वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि आप पहले आप पता कर ही लो कि कितने कॉलम इसमें नल हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आप काउंट ए लगा लो। काउंट ए जैसे लगाओगे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो रही है या नहीं। सब जगह 700 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे 700 नहीं आएगा वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टेबल क्रिएट कर रखी है। मैं इसको फिर से यहाँ लेके जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे काउंट ए लगाया, देखो ये 43 आ रहा है, काउंट ए लगा रखा है मैंने ऑलरेडी। 43 यहाँ पे 42 आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई डेटा सेट ऐसा है जो ब्लैंक है। फिर मैं जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाऊँगा और फ़िल्टर लगाने के बाद मैं उस पर क्लिक करूँगा और जाके मैं सबसे नीचे देखूँगा तो यहाँ पे एक ब्लैंक एंट्री क्रिएट हो रही है। इसका मतलब ये डेटा इनकन्सिस्टेंसी में है, इसमें कोई ऐसी एंट्री है जो मिस है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा, देखो यहाँ पर ये वाली एंट्री मिस है, यहाँ पर डेटा नहीं है। पिवट टेबल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटा में इनकन्सिस्टेंसी है, इसलिए पिवट टेबल कहीं ना कहीं आपकी बैरियर में रहेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको डेटा वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखने वाली है कि डेटा में अगर कोई एरर है तो पिवट टेबल हमें पहले उसको ठीक करना चाहिए, फिर उसको लगाना चाहिए। या फिर लेट सपोज ये पूरा जो डेटा है यहाँ जर्मनी मिस हो गया, अब क्या करेगा, पिवट टेबल एज ए नल भी प्रॉफिट दिखाने लगेगा, जबकि कोई नल प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। अगर यहाँ कंट्री है और कंट्री का डेटा ही होगा तभी तो कंट्री का प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर वो नल दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि डेटा में इनकन्सिस्टेंसी है। पहले उस नल की वैल्यू को या दूर करते हैं या फिर उसको एज ए मिसलेनियस मार्क करते हैं, वो आपकी अपनी कॉल होती है कि आप नल वैल्यू को किस डेटा में रिप्लेस करना चाहते हो।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी कोई नल आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है या नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ देखना, जो मैंने अभी नल क्रिएट किया है उसको यहाँ पॉपुलेट करना है तो पिवट टेबल आपको ऑप्शन देता है। पिवट टेबल लगाने के बाद भी डेटा रिफ्रेश हो सकता है। यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि ब्लैंक जनरेट होगा, अब ब्लैंक यहाँ पे जनरेट हुआ। अब एक ऐसी सिटी है जिसका नाम ही नहीं पता आपको, उसने भी रेवेन्यू जनरेट किया है। इसका मतलब मेरे डेटा में कुछ इनकन्सिस्टेंसी है, कुछ रोज़ ऐसी हैं जिसमें डेटा नहीं आ रहा है। तो कभी भी डेटा सेट में कोई नल वैल्यू होगी और उस पर आप पिवट लगा रहे होगे तो वो एज ए ब्लैंक आपको शो करेगा और उसमें डेटा आएगा। ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं आएगा, डेटा आएगा लेकिन एज ए ब्लैंक आएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? पिवट टेबल समझ में आया लोगों को? मैं क्वेश्चन पूछूं दो चार, थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि ये यूज़फुल है। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। हाँ आ रही है, आवाज़ आ रही है मुझे। मुझसे कोई बोल रहा है? हाँ 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 सुमन दी बोलिए। हाँ हाँ, अब देखिए वो हाँ कर सकते हैं, फिर मैं आपको करते हैं एक बार, चलिए मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। थोड़ा सा और डीप में जा रहे हैं और कॉलम में डिस्काउंट ऐड करते हैं। पहले डिस्काउंट में चल के देखते हैं कि डिस्काउंट में ऐसा है क्या, क्या डिस्काउंट में कोई वैल्यू है। अब देखो डिस्काउंट में बहुत सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू उठा के मैं कॉलम में ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? चलो यहाँ पे करता हूँ मैं एक बार। डिस्काउंट वैल्यू कहाँ पे आ रही थी मेरी, गिरा, मैं इसको यहाँ डालता हूँ। अब क्या बताओ, कोई विजिबल है? जो धीरज ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि कॉलम में क्यों नहीं डाला, क्या कॉलम में डिस्काउंट वैल्यू विजिबल है? नहीं है। अब ऐसे कोई रीड कर सकता है कि इस वाले डिस्काउंट पे कितना मिला, इस पे कितना मिला? नहीं। दिस इज़ ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वी आर जनरेटिंग नाउ। 2013 में इतना सारा डिस्काउंट दिया है, ये गलत है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी और तरीके हैं। मैं काम करता हूँ, डिस्काउंट को उठा के वैल्यू, डिस्काउंट एज ए इंटीजर वैल्यू है तो डिस्काउंट को उठा के वैल्यू में लेके चलता हूँ। अब आप देखिए, जैसे मैंने कॉलम, अब वो कॉलम में ही है लेकिन एज ए वैल्यू है, मैं डायरेक्टली उसको कॉलम में ऐड करता तो गलत होती। अच्छा अभी आ रही है ठीक, मैं ऑडिबल अब ठीक है? हेलो, ओके ओके ओके। सो हाँ ठीक है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप देखो कॉलम में जनरेट तो हो गया लेकिन मैं कॉलम में उसको डायरेक्टली नहीं डाल सकता था। फर्स्ट रीज़न था कि डेटा सेट बहुत बड़ा था, दूसरा रीज़न था कि वो एज ए इंटीजर वैल्यू थी, और तीसरा रीज़न था जब डेटा अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो डिस्काउंट कभी भी फिक्स नहीं होता है, हर प्रोडक्ट में अलग अलग डिस्काउंट होता है। तो जाहिर सी बात है वो कॉलम में नहीं जाएगा, और अगर मुझे उसे कॉलम में लेना है तो मैं मुझे उसको एज ए वैल्यू प्रिंट कराना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम को डाला, उसने काउंट कर दिया, आप मेरी स्क्रीन देख रहे होगे जहाँ वैल्यू लिखा हुआ ये, उसने काउंट कर दिया, काउंट डिस्काउंट में नहीं था। जैसे मैं इसको सम में कन्वर्ट करना चाहूँगा, मुझे इस पर क्लिक करना होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैं किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर लूँ या फिर मैं इस पर डबल क्लिक कर लूँ, तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ में चेंज कर सकता है। मुझे रिमूव कर सकता हूँ, डाउन कर सकता हूँ, फील्ड में जा सकता हूँ। जैसे मैं इसको सम की काउंट की जगह सम करना चाहूँगा, क्योंकि डिस्काउंट पैसा है और वो कभी काउंट नहीं हो सकता, पैसा हमेशा समिंग होता है, जुड़ता है। जैसे मैं इसको चेंज करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊँगा, फिर आपको ऑप्शन देता है सम का, काउंट का, एवरेज का, मैक्स का, प्रोडक्ट का, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको सम पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। क्या स्क्रीन पॉज है? हेलो, मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही क्या आप लोगों को? अब दिख रही है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ, एक सेकेंड देना जरा। भैया नेट स्लो चल रहा है क्या? भैया भैया नेट स्लो चल रहा है क्या?
नेट चल ही नहीं रहा है। भैया हो गया क्या भाई? अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हेलो? अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? हेलो? अब तो दिख रही हो गया, मैंने दोबारा से शेयर कर दिया, प्रेजेंट कर रखा है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अभी ठीक है? एक्सेल? हाँ, ओके ओके, सो लेट्स कंटिन्यू राइट नाउ। हाँ ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि डिस्काउंट अमाउंट भी प्रॉफिट के साथ आ चुका है। डिस्काउंट यहाँ पर है और कितना प्रॉफिट है वो आ चुका है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, डिस्काउंट अमाउंट को एज ए प्रॉफिट पुट करना पड़ा वैल्यूज़ के अंदर। तो कॉलम में ना डालने की जगह मैं जब वैल्यू में उसको पुट करूँगा वो ऑटोमेटिक उसके साथ अलाइन कर देता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ग्रॉस सेल्स भी डाल देता हूँ, तो ग्रॉस सेल्स भी आ चुका है। सबसे पहले डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, सेल्स प्राइस है। 2014 में भी यही हुआ था और टोटल हमने इतना लिया है। तो इस तरीके से हम पिवट टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कनाडा के साथ उसका सेगमेंट नेम भी डालना चाहता हूँ, तो सेगमेंट उठा के मैं जस्ट रो के साथ डाल दूँगा। अब देखिए कनाडा है, उसमें सारे सेगमेंट्स हैं, उसमें सारा डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, सेल्स है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जो मेरी टेबल है वो एक्सटेंड होती रहती है जिस हिसाब का डेटा मैं चाहता हूँ। जो मैंने एक ब्लैंक क्रिएट किया था वो ब्लैंक भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ रोज़ में जानी है, कौन सी चीज़ कॉलम में जानी है। जो भी इंटीजर वैल्यू है ऑलमोस्ट उसको मुझे हमेशा वैल्यू में डालना पड़ता है, क्योंकि वो नंबर है, नंबर तो काउंट ही होना चाहिए। अगर नंबर कोई कॉलम में जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत लेंथ लेगा। तो जैसे मैं उसको वैल्यूज़ में पुट करूँगा वो आपको वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, पिवट टेबल समझते हैं। और इसी के ऊपर अगर मैं बस यहाँ से किसी को रिपोर्ट भेजनी है कि हर कंट्री ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, अगर मैं ऐसे हटाता रहूँगा तो हर चीज़ हटती रहेगी। देखो बस उठाना है और साइड में कर देना है तो वो हट जाता है। यही रिपोर्ट मुझे किसी को भेजनी है, मैं इसको कॉपी करूँगा और कहीं बाहर पेस्ट कर लूँगा यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से अलाइन कर लूँगा। अलाइन मैंने आपको बताया था पहले सेशन में, अलाइन कर लेंगे और इस तरीके से अलाइन होता है। कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर के ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं। किसी एक कलर को ले लेते हैं, जो ये येलो वैल्यू है उसको हटा देते हैं, तो इसका कलर नो कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। और जो ब्लैंक है उसको अदर बोल देते हैं, क्योंकि अब हमने ही क्रिएट किया, अब इसको अदर्स बोल देते हैं। और इस तरीके से कॉपी करेंगे और ये एक डेटा सेट बन चुका है। ये जो है नेम है, तो ये बस उठाना है आपको पेस्ट कर देना है। अब इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, काउंट इफ़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सम इफ़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डेटा सेट बन के आया हुआ है। और हम इसको उठाइए और सीधे सीधे पेस्ट कर देते हैं, तो मेरा वैल्यू काम कर जाती है। तो इस तरीके से पिवट टेबल यूज़ की जाती है। डेटा बहुत बड़ा हो उसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करो, अपने हिसाब से डिस्काउंट अमाउंट बनाओ या कुछ भी बनाओ, आपको पता होना चाहिए डेटा सेट मांग क्या रहा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को पिवट टेबल क्या होती है?
कोई क्वेश्चन किसी का पिवट टेबल के अकॉर्डिंग? ओके, सो अगर आप बोलो तो मैं पिवट टेबल थोड़ी सी और ब्रीफ में समझा सकता हूँ कि पिवट टेबल और क्या क्या कर सकती है। हाँ देखो, ये थोड़ा सा मैं इसलिए बाद में बताना चाह रहा था कि मैं एक परसेंटेज का ना प्रॉपर एक लेक्चर लेना चाह रहा था कि परसेंटेज, मीड, मोडियन कैसे निकाले जाते हैं। वो डेटा मतलब वो डेटा एंट्रीज के साइड से आता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत सारे ऑप्शंस। अब ये एक वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऐसे निकाला था, इसको डिवाइड करके इससे डिवाइड किया था। मैं चाहता हूँ कि यार इतना कुछ ना करना पड़े, कोई चीज़ यूज़ ना हो और परसेंटेज निकल जाए। तो पिवट टेबल में एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जब भी आप पिवट पे क्लिक करो और एनालाइज में जाओ, एनालाइज में जाने पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं चाहूँ तो इसको एज ए चार्ट भी बना सकता हूँ, मतलब एक चार्ट क्रिएट कर सकता हूँ कि अभी नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यार मैं जब भी यहाँ प्रेस कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन गायब क्यों हो रही है? अभी भी नहीं दिख रही है मेरी स्क्रीन? हेलो, हाँ हाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, एक सेकंड। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है कि स्क्रीन में है? नहीं, अब तो प्रेजेंट कर रखा है मैंने। ओके, राइट नाउ विजिबल है? आंसर मी। ओके ओके, तो यहाँ पर जब मैं पिवट लगाया, एनालाइज में गया, तो एनालाइज में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो मैं पिवट टेबल के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा पहले ये समझा देता हूँ कि इसमें जो एक क्वेश्चन था ना डिस्काउंट का और या फिर रेवेन्यू का, तो जो डिस्काउंट था मेरे पास, इसको मैं कॉलम में पिक करता हूँ एक तरीके से यहाँ पर रोज़ में। अब ये डिस्काउंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा एनोइंग है कि मैं डिस्काउंट समझ नहीं सकता, पर मैं ये तो समझ सकता हूँ ना कि मैंने किसी को 100 से लेकर 200 रुपये तक डिस्काउंट दिया, किसी को 2 से लेकर 300 तक का दिया। तो क्या मैं कोई ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ कि जो 0 से लेकर 500 तक डिस्काउंट देने वाले लोग कितने थे, 500 से लेकर 1000 तक देने वाले कितने थे, तो जो मैंने ये डिस्काउंट दिया उसमें से कितने कितने लोग आ रहे थे। तो पिवट टेबल में ये एक ऑप्शन मिलता है ग्रुप करने का। आप जस्ट देखो यहाँ पे एनालाइज में ग्रुपिंग का ऑप्शन है, ये इस पर आप क्लिक करो। बहुत सिंपल है, पूछता है कैसे ग्रुप करना है। मैंने बोला 0 से स्टार्ट हो, एंड वैल्यू तक जाए और हमेशा ये 500 के बकेट में डिवाइड कर दे। मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा विजुअल बना दिया इसने। 0 से 500 तक कितना डिस्काउंट था, इसमें इतना डिस्काउंट था तो इतना प्रॉफिट आया, जब इतना डिस्काउंट करते हैं तो इतना प्रॉफिट आता है। तो इस तरीके से जब हम डिस्काउंट को बकेट में डिवाइड कर देते हैं तो कितना कितना डिस्काउंट क्रिएट हो जाता है। ये एक बकेट है। अब इस बकेट को आप चेंज कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो या कुछ भी। देखो मैंने अनग्रुप किया तो दोबारा से ये अपनी रॉ फॉर्म में आ गया। और जैसे मैं ग्रुप कर दूंगा, मैं बोलता हूँ कि इस बार ग्रुप मैं इसको 10,000 से करता हूँ और वैल्यू मैंने शॉर्ट कर दी। तो अब देखो कनाडा में 0 से लेकर 10,000 तक का जब मैं डिस्काउंट देता हूँ तब इतना वैल्यू जनरेट करता हूँ। जब मैं 10,000 से 20,000 का जनरेट देता हूँ तो इतना प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। तो ये अलग अलग प्रॉफिट है अलग अलग डिस्काउंट पे। मतलब अब मेरे पास कॉलम में कनाडा भी है और उसके सबसेट में उसका डिस्काउंट है और डिस्काउंट मेरा ग्रुपिंग है। लेट्स सपोज आप समझोगे इस तरीके से, मतलब बहुत लोग पास हुए हैं और कितने लोग पास हुए हैं उसमें से 60 से 70% लाने वाले लोग कितने थे, जो 60 से 70% लाने वाले लोग कितने थे। देन आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, उसमें बताना पड़ेगा कि हर ग्रुप में 0 से लेके 100 तक ग्रुप एग्जीक्यूट होना चाहिए और वो डिवाइड होना चाहिए 10 के बकेट्स में। जब वो 10 के बकेट्स में होगा तो क्या वैल्यू आएगी, 0 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, और एक वहाँ पर एक जगह 60 से 70 वाली वैल्यू आ जाएगी और आप जान जाओगे कि 60 से 70 वाले में
लेट्स सपोज 4 बच्चे पास हुए थे, तो 60 से 70 वाले में 4 बच्चे आ जाएगा। तो आप ये बता सकते हो कि 100 में से जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 60 से 70 में पास होने वाले 4 थे। 4 को डिवाइड कर दोगे 100 से, तो आपको मालूम चल जाएगा कि 60 से 70 के बीच में पास होने वाले लोगों की परसेंटेज क्या होती है। तो इस टाइप से ग्रुप वर्क करता है। मैं ग्रुप को हटा रहा हूँ और फिर से मैं बता रहा था कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या क्या होता है। एक कॉलम एक्सेल में होता है फील्ड आइटम एंड स्टाइल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बताता है कैलकुलेटेड फील्ड्स का एक ऑप्शन देता है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड। इसका मतलब ये है कि आप एक इसमें इस पिवट टेबल के ऊपर कोई फील्ड को इंसर्ट करने जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करते हैं, फील्ड का नेम क्या होगा, मैंने फील्ड का नेम बोला जो फील्ड 1 ही रहने दो, या ABC कर देते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग एक्सेल में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बनाना है। मैंने उसको बोला एक काम करो, जो मेरा ग्रॉस सेल्स है उसको डिवाइड कर दो सेल्स प्राइस से, ग्रॉस सेल्स को सेल्स प्राइस से डिवाइड कर दो। ये मेरा एक परसेंटेज निकालना है सपोज। देखिए जैसे मैंने डिवाइड किया, आप देखो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, क्योंकि मैंने गलत चीज़ों को डिवाइड किया इसलिए वो परसेंटेज में नहीं गई है। परसेंटेज में डिवाइड करना था तो मुझे परसेंटेज बनाना चाहिए था उसको। लेकिन आप समझो कि ये वर्क कर रहा है। इसने 2 चीज़ों को डिवाइड किया, ABC कॉलम जनरेट किया और उसने दिखाया आपको कि किस तरीके से कॉलम का जनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये थोड़ा सा आपको ऑनलाइन और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ब्रीफ में है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। तो अगर आप यहाँ पे जो भी फार्मूला लगाओगे वो ये वर्क करता है। किसी को भी किसी से भी डिवाइड कर दो, प्रॉफिट को डिवाइड करना है सेल्स से, जैसे आप ऐड करोगे और ओके करोगे, अब देखो प्रॉफिट और सेल्स भी आपस में डिवाइड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपकी डिवाइड की परसेंटेज बन चुकी है। इसको चाहो तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब मैं प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करता हूँ तो 14%, 16%, 16% का प्रॉफिट मुझे होता है। ये सबसे बेस्ट वे है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। और भी तरीके होते हैं वैसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है। अगर आप देखोगे तो ये और भी ऑप्शंस देता है, पिवट सेटिंग में भी ऑप्शंस होंगे, वैल्यू में भी ऑप्शंस होते हैं। बट आप मेरे हिसाब से अगर आप यही यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक अच्छा फार्मूला है, मतलब मैं इसी को यूज़ करता हूँ, मैं और कोई फार्मूला यूज़ नहीं करता। वैसे मुझे पता है कि इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं पर मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। यहाँ भी आप कर सकते हो। सो एज वैल्यू में जाओ, वैल्यू फील्ड सेटिंग, ये दूसरा ऑप्शन है परसेंटेज निकालने का। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो कंट्री पे और इस पर बोल दो कि अब जो चीज़ें आ रही है ना वो नंबर्स की जगह परसेंटेज में आनी चाहिए। तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि देखो उसने ऑटोमेटिक परसेंटेज में आना शुरू कर दिया। जो चीज़ें थी ग्रांड टोटल हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ ग्रांड टोटल की फील्ड थी सम की, वो यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट होगी। पर ये तरीके इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि डेटा की विजिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि अब मैंने यहाँ कर क्या दिया, कुछ भी उठाया कुछ भी रख के चला दिया। इसलिए कई बार ऐसा करना चाहिए कि हमें वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो हमें मैथमेटिकल फंक्शन से मिलती है। हर पूरा ये नहीं कि पूरा का पूरा डेटा पे जाकर रिलेबल हो गए, एक्सेल में जितने फॉर्मूले आ रहे हैं उसी को यूज़ करते चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। डेटा समझना चाहिए। अगर डेटा एनालिटिक्स बनना है, कुछ समझना है डेटा के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को कब डिवाइड करना है, किस चीज़ को नहीं डिवाइड करना है, कौन सी इंटीजर वैल्यू है, कौन सी रॉन्ग प्रॉफिट वैल्यू है, कौन सी चीज़ क्या है। अब मतलब ये 2 चीज़ें ही मैंने आपको बताई वैसे आज, वीलुकअप और पिवट टेबल। ये काफ़ी हद तक एक्सेल को कवर कर देती हैं, पिवट टेबल और वीलुकअप। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, और वो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको तो ये भी चाहता हूँ कि आपकी डेटा की समझ बढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ एक्सेल सीखो, डेटा की समझ बढ़नी चाहिए, डेटा की अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, और डेटा क्या होता है नहीं होता है वो समझ में आना चाहिए। कल हमने काम किया था, इसी डेटा पे आते हैं जिसको आप लोगों ने यूज़ किया था। मैं इसमें से एक कॉलम इंसर्ट किया था, ऑटोमेट करता है। हमने एनालाइज़ करना है, और एनालाइज़ हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, और हम वो कैसे एनालाइज़ करते हैं पिवट टेबल के थ्रू ये समझना है। ये एक डेटा सेट है और मुझे चेक करना है कि जो पेंसिल की सेल हुई है वो डेली कितना प्लस सेल लेकर आई है। मतलब जब वो डेली सेल हुई, लेट्स सपोज 6 तारीख को मैंने इतनी पेंसिल बेची, 7 तारीख को मैंने इतनी बेची, 8 तारीख को मैंने इतनी बेची, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, वो मुझे कितने का प्रॉफिट पेंसिल दे रही है, मुझे ये समझना है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि मुझे ये पता करना है कि जो पेंसिल सेल हो रही है उसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कहीं पे लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ। सही से समझना, इस हर एक कंपनी में हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ें बता रहा हूँ।
कोई भी आपसे पूछता है कि मैंने जो प्रोडक्ट सेल किया है वो प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट डेली करता है, डेली का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। डेली का प्रॉफिट कैसे हो सकता है? डेली का प्रॉफिट तब होगा जब पहली बार मैंने 189 रुपीज़ में बेचा था और दूसरा बार मैंने उसको 200 में बेच दिया। तो इसका मतलब ये था कि पहले दिन से दूसरे दिन में मैंने उसको अराउंड 11 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट कमाया है। उसकी वैल्यू भले कितनी भी थी, दो तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो मैं ये बोलूँ कि मैंने किसी सामान को बनाने में रॉ मटेरियल 10 रुपये लगाया था, लेकिन उसको बेचने के लिए मैंने 15 रुपये यूज़ किए, और जब मैंने 15 रुपये यूज़ किए इसका मतलब 10 रुपये से 5 रुपये का प्रॉफिट लेकर मैंने उस वैल्यू को बेच दिया। ये होता है बेस प्रॉफिट, बिल्कुल बेसिक प्रॉफिट था। एक मोबाइल को बनाने में मैन्युफैक्चर कंपनी ने 10,000 रुपये लगाए थे, पर मार्केट में लाके उसको बेचा उसने 15,000 में। इसका मतलब 5,000 का उसने प्रॉफिट कमाया, जो उसकी रॉ वैल्यू से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है, वो उसकी जेब में गया प्रॉफिट, जिसके लिए उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, कि उसने प्रोडक्ट बनाया है तो वो बेच रहा है और आपने वो 5,000 रुपये उसको दिए, जबकि काम उसने सिर्फ 10,000 का किया था, लेकिन 5,000 उसने सोचा है, इतनी मेहनत करी है, इतना दिमाग लगाया एक सामान को बनाने में, उसका पैसा आप देते हो। तो जो लोग टैक्स समझते हैं, जो टैक्स की कैलकुलेशन समझते हैं, और जीएसटी क्या होता है वो क्या होता है, तो आप समझते के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट नहीं होता कि अगर 10 रुपये का सामान था 15 रुपये में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब प्रॉफिट बनता है, जब कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई एक कपड़ा भी बनाता है तो वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होता है। पहले रॉ में होता है, फिर उस पर जीएसटी कैलकुलेट होता है, जीएसटी करके रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर, जो अकाउंटिंग जानते होंगे उनको पता होगा, फिर वो एक प्रोडक्ट में लॉन्च होता है। जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें फिर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स लगते हैं। जब इनडायरेक्ट टैक्स लगना जाएगा, मार्केट में वैल्यू जाएगी तो उसका ऐड होगा, जब ऐड होगा तो उसका पैसा होगा। सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट होता है किसी भी वैल्यू का। कोई भी सामान आप खरीदते हो, उस पर जब पूरा का पूरा चीज़ें हम लगा देते हैं, रॉ मटेरियल, टैक्सेस, हर चीज़ कैलकुलेट करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये होता है प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट के बाद आता है कि एक प्रॉफिट हो गया और अब आता है डेली प्रॉफिट। डेली प्रॉफिट का मतलब है, किसी ने अगर डेटा समझा होगा तो एक बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम, रनिंग टोटल। रनिंग टोटल का मतलब होता है कल मैंने 10 रुपये कमाए थे, आज मैंने 20 रुपये कमाए, कल मैंने 30 रुपये कमाए। इसका मतलब मेरे कमाने में 10 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, इजाफा हो रहा है, 10-10 रुपये मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। इसका मतलब मेरा रनिंग टोटल, जो मेरा रनिंग टोटल है वो 10-10 रुपये बढ़ रहा है। उसको मैं कैसे समझूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना। तो अब ये जो पेंसिल थी वो 95 यूनिट्स मैंने सेल करी थी। इसकी यूनिट कॉस्ट, अब ये यूनिट कॉस्ट का मतलब है जो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, जब एक प्रोडक्ट को बनाने में 1.99 रुपीज़ लगे थे, उस प्रोडक्ट को बेचने में कितने रुपीज़ लगे तो वो एक अलग चीज़ होती है। उसको बेचा मैंने क्या, वो एक अलग बात है, लेकिन 1.99 कॉस्ट रखी थी मैंने। अब मैं चेक करता हूँ कि पेंसिल की कॉस्ट में कितना डेली का डेली इंक्रीमेंट आता है। कैसे चेक करूँगा? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा हो जाएगा। मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिवट पे क्लिक करूँगा और एक पिवट क्रिएट करूँगा। मुझे क्या चेक करना है? मुझे पेंसिल का डेली रेवेन्यू चेक करना है। ठीक है, पेंसिल मेरी आइटम है, मैंने पेंसिल को फिल्टर में लगाया क्योंकि सिर्फ पेंसिल करना है। अगर सबका चेक करना होता तो मैं यहाँ डाल देता, सबका नहीं आता, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ पेंसिल चेक करना है। मैं पेंसिल में जाऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं सिर्फ पेंसिल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब सिर्फ पेंसिल का डेटा जनरेट होने जा रहा है। फिर मैंने बोला चलो चेक करते हैं ऑर्डर डेट को, मैं क्योंकि डेट बाई डेट चेक करना है, डेट को मैंने यहाँ रख लिया। अब आप देखो डेट्स यहाँ पर आ गई लाइन से। फिर मैंने उसकी कॉस्ट डेली का रेवेन्यू निकाल लिया। ये इस तरीके से रेवेन्यू है, हर दिन का रेवेन्यू है। हो सकता है इसमें डेट्स का थोड़ा कॉलम मैं देख रहा हूँ गड़बड़ है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेट सपोज ये 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख करके डेटा आ रहा है और ये रेवेन्यू मैं शॉर्ट करता हूँ या फिर ऐसे रहने देता हूँ जो आ रहा है। तो पेंसिल से मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। 2 तरीके हैं इसको समझने के, या तो मैं इस पर एक ग्राफिकल डिज़ाइन बना दूँ। ग्राफिकल डिज़ाइन का मतलब है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ और एक इंसर्ट में जाऊँ और एक ग्राफ क्रिएट कर दूँ, एक ग्राफ क्रिएट कर दूँ और अब मैं समझूँ कि मेरा प्रॉफिट किस तरीके से हुआ है। डेट्स पे मत जाना, डेट्स कुछ भी हो सकती हैं, इसलिए डेट्स को ध्यान से हटाते हैं। और देखो आप, एक तरीके से ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट इन द सेंस क्या है, ये इसका आपको बता रहा है कि जो पैसे आपने कमाए हैं वो कौन कौन से टाइम पर हाईएस्ट वैल्यू पे गए थे और कौन कौन से टाइम पर लोवेस्ट वैल्यू पे गए थे। तो लेट सपोज़ ये 15 तारीख को तो नीचे आया था, लेकिन 25 तारीख को ऊपर गया था।
जब डेटा ऐसे बनता है तो हमें सिर्फ ये देख के, ये कई लोग क्या करते हैं कि अपने कंपनी में ये बनाते हैं और अपने मैनेजर को भेज देते हैं। ये काम होता है MIS का, ये सिर्फ डिज़ाइन किया और उठाया और पेस्ट करके भेज दिया। पर डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उसको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू, जो ये रेगुलेशन चल रहा है, जो ये एक ग्राफ डिज़ाइन हुआ है, वो ऐसा क्यों है, ये पता करना हम सबका काम होगा। आप समझ लो इस तरीके से। जब ये वैल्यू ऊपर गई थी, जब ये वैल्यू 25 तारीख को ऊपर गई थी, तो कौन सा ऐसा रीज़न था जो 25 तारीख को मेरा प्रॉफिट जो है वो एकदम से, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वैल्यू कम थी। डेटा को शो कर लेते हैं, पिवट का हम रखेंगे बाद में, एक सेशन रहेगा। तो आप देखो यहाँ से वैल्यू जंप होती है, यहाँ पे 68.37 पैसे थे और वो डायरेक्टली 449.1 वैल्यू चली गई। मतलब इतना ज़्यादा जंप हुआ, क्यों हुआ? 4 टाइम, मतलब 400 रुपीज़ अराउंड इसमें इंक्रीमेंट हुआ। तो कंपनी के जो मालिक आपसे पूछते हैं यार कि 14 तारीख को तो इतना पैसा था, 25 तारीख को इतना पैसा कैसे हो गया? तब डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि अब चेक करता है कि हमने 25 तारीख को ऐसा क्या किया था कि जो हमारी वैल्यू में इंक्रीमेंट इतना तगड़ा, जो लिफ्ट आया है वो इतना ज़्यादा आया है। फिर हम जाते हैं डेटा में। अब वो डेटा में कैसे जाते हैं, अब हम 25 तारीख का डेटा जो होगा, 25 तारीख को डेटा को लेकर क्या करेंगे, कंपेयर करना शुरू करेंगे। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, कंपेयर करता है। 25 का डेटा 14 से कंपेयर करेगा, 25 का डेटा 18 से करेगा। तो आप जब देख रहे हो कि यहाँ पे प्रॉफिट लिफ्ट में नहीं था, पर यहाँ पर प्रॉफिट लिफ्ट में हुआ, फिर वापस से नीचे वो डाउन हो चुका है। पहले नीचे था, एकदम से बढ़ा, फिर नीचे हो गया। इसका मतलब ये था कि 25 तारीख को मैंने जिन कस्टमर को पेंसिल बेची, या तो वो बहुत अच्छे कस्टमर थे, या फिर मैंने 25 तारीख को जब पेंसिल बेचने गया तो उसके साथ मैंने कुछ गिफ्ट लगाया, मतलब उनको थोड़ा लुभाने के लिए बोला कि पेंसिल खरीद लो, रबड़ भी मिल जाएगी आपको फ्री। या फिर पेंसिल, आज मेरी कंपनी ने ऑफ़र चला रखा है, आप किसी मॉल में एंटर करते हो और आप देखते हो कि यार अच्छा स्पेंसर ने आज 40% ऑफ़ कर रखा है, चलो सामान खरीद लेते हैं। या बिग बाज़ार ने हमें 80% ऑफ़ दे रखा है, हमें लगता है बड़ा ऑफ़ चल रहा है, हम जाते हैं 80% के ऑफ़ पे ले आते हैं। तो क्या हुआ, जब डेटा जनरेट हुआ तो आपको मालूम चलेगा कि बिग बाज़ार ने जब 80% ऑफ़ किया तब कस्टमर मेरे पास 800 आ गए थे। जब वो डेली का रनिंग करता था 40%, तो मात्र 200-300 कस्टमर आते थे। इसीलिए जब दिवाली आती है तो दिवाली का ऑफ़र इंक्रीज़ किया जाता है, और दिवाली के ऑफ़र में सेल्स ज़्यादा होती है क्योंकि हर कोई ख़रीदने जाता है। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि ये जो 25 तारीख थी, या तो उस दिन कोई ऐसी चीज़ हमने करी जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। उस दिन हमने या तो कोई प्रमोशन चलाया, या कोई इंडिया में फेस्टिवल था, या फिर कोई चीज़ हमने गिफ्ट में दिया। तब क्या होता है कि हाँ, 449 रुपये जिस दिन हमने कमाए थे, उस दिन हमने कुछ ना कुछ ज़रूर लगाया था। ऐसा नहीं होता कि राह चलते आपका डेटा बढ़ गया। बहुत कम कंडीशन होती है कि आप सो रहे हो और आपका डेटा ऑटोमेटिक बढ़ गया, बहुत लोगों ने आपको लाइक कर लिया। ऐसा आज की दुनिया में नहीं होता कि आप कोई यूट्यूब चैनल आज बनाओ और सो जाओगे तो कल उस पर 2 मिलियन लाइक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा जब तक आप उसमें बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड नहीं करोगे जिसमें कंटेंट होगा, लोग पसंद नहीं करते। इसीलिए पूरी की जो पूरी कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट की, गिफ्ट की, या किसी भी चीज़ की, उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि किस दिन हमें इसको उठाना है। आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स, मैं एकदम रियल लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस क्या करते हैं, कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ वो अपलोड करते हैं सैटरडे या संडे में या फ्राइडे में। पूरी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अगर जो इंडियन बॉलीवुड की पिक्चरें फ्राइडे को इसलिए लॉन्च होती होंगी क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आता है, लोग फ्री होते हैं। अगर वो बुधवार को लॉन्च होगी तो जाहिर सी बात है, जो ये ग्राफ आप देख रहे हो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, लेकिन जैसे फ्राइडे आएगा लोग छुट्टियों पे जाएंगे, वो तुरंत उस वीडियो को, उस पिक्चर को देखने चले जाएंगे और एकदम से वो रेवेन्यू हमारा जनरेट हो जाएगा। लेट्स सपोज़ ये संडे था, उसके बाद मंडे आया, लेट्स सपोज़ ये सैटरडे था, सैटरडे को डेटा अच्छा आया, संडे को थोड़ी कम लोगों ने पिक्चर देखी, इस तरीके से चलता है। जैसे मंडे आया फिर से डाउन हो गया क्योंकि अब तो लोग ही नहीं है देखने वाले। तो सेम डेटा एनालाइज यही होता है कि आपको समझना है कि किस दिन मेरा डेटा जब जंप हुआ या किस दिन मेरा डेटा जंप हुआ, तो उस दिन क्या मैंने प्रमोशन चलाए थे, क्या ऑफ़र वैल्यू लगा रखी थी। और अगर किसी दिन डेटा, लेट सपोज़ ये डेटा जो बना है इस दिन डाउन हो रहा है और ये एकदम से अंदर जा रहा है, एकदम से बिल्कुल बॉर्डर लाइन के अंदर चला चुका है, मेरे एवरेज से कम हो चुका है, इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया। लेट सपोज फ्लिपकार्ट ने डेली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बहुत रेवेन्यू आ रहा है और एकदम से उसका रेवेन्यू को लॉस हो गया 1 मिलियंस का। तो इसका मतलब क्या होगा, सामान में तो कोई ख़राबी नहीं आई होगी क्योंकि सामान तो सिर्फ फ्लिपकार्ट पे एक तो है नहीं, हज़ारों सामान है, लेकिन रेवेन्यू लॉस हो गया उसका बहुत सारा। इसका मतलब ये था कि रेवेन्यू लॉस होने का बड़ा रीज़न क्या हुआ कि उसकी वेबसाइट किसी ऐसे घंटे में
शट डाउन हुई थी जिस घंटे में सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं। जब कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं और उसी टाइम पे वेबसाइट लॉस हो जाएगी, तो इसका मतलब वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने में फ़ेल हो चुके हैं, उनका पेमेंट मोड नहीं चल रहा था। वो हमसे फीडबैक क्यों लेते हैं? आप किसी भी साइट को खोलते हैं और एक फ़ीडबैक का ऑप्शन आता है। फ़ीडबैक वो इसलिए लेते हैं कि उस फीडबैक के थ्रू वो अपनी वेबसाइट को इन्हेंसमेंट कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें, ताकि आपको फ़ायदा तो हो ही चलाने में, रेवेन्यू जनरेट करने में उनको भी फ़ायदा हो। तो सारी कहानी रेवेन्यू जनरेट करने की होती है। तो आपको समझना है कि जब पेंसिल में ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो आपको पता करना होता है। तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डेटा में जाना पड़ेगा, पेंसिल हमने किस एरिया में बेची थी, किस को बेची थी, जिसको बेची थी उसको क्या पसंद था, क्या मैंने उसके साथ रबड़ फ्री में दी थी, क्या उसके साथ मैंने पेंसिल के साथ साथ कुछ और भी किया था, क्या पेंसिल की वैल्यूज़ को मैंने कम किया था। तो ये काम डेटा एनालिस्ट करता है, और ये ग्राफ देख कर ही सिर्फ आपको पूरी कहानी बता देनी होती है। ऐसा डेटा समझना है, हम लोगों को समझना चाहिए। तो ये मेरा मतलब आज का लेक्चर था जिसमें ये सारी चीज़ें थी। मैं आपको भेजूँगा, आपको ये डेटा सेट मिलेगा और मुझे पूरी पिवट टेबल लगा के दिखानी है, जिसमें मैं क्वेश्चन लिख के भेज दूँगा। इस डेटा सेट पे पिवट टेबल लगा के आप लोग मुझे भेज देना। मेरा मेन फोकस जो है वो डेटा एनालाइज पे भी है, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेल सीखने यहाँ पर आए होंगे। मेरा ये कंसर्न है कि आप एक्सेल सीखो, उसके साथ साथ आप क्यों ना डेटा एनालाइज करना सीखो कि कोई चीज़ में पीक आ रहा है। क्योंकि कंपनी सिर्फ एक्सेल के लिए आपको नहीं हायर करती है। अगर आपको MIS से डेटा एनालिस्ट बनना है या डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेटा हाइक हो रहा है, डेटा में जंप हो रहा है, डेटा में लॉस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो वो इन सब चीज़ों से पता होता है कि किस तरीके से हाइक हुआ, किस तरीके से लो हुआ। मैं क्लियर, आई थिंक अगर आपको अच्छा लगा हो तो। हेलो।